So hey, welcome back everyone. Here myself I Single। और अब तक हम जो है ग्रेविटेशन में हम पढ़ रहे थे। और अगर आपने अभी तक ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो जल्दी कर लीजिए जाके। मैंने ग्रेविटेशन में काफ़ी इस यूनिक तरीके से ग्रेविटेशन को कवर किया है। एंड अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली तो अगर नीट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सो आप 3 के 3 बिल्कुल अगर आप उस प्लेलिस्ट के हिसाब से उसको 1-2 बार देख लें, उसके सारे इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सो मैं यहाँ पे दावा कह सकता हूँ, दावा लगा के कह सकता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन नीट में आपका गलत नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। चलिए, तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्लास 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यार सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो सेक्शंस क्या क्या हैं इसमें वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे, फिर कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ में क्या था, ग्रेविटेशन से कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है G(m1m2/r²). राइट, सो इसी तरीके से कूलम्ब फोर्स भी होती है। तो कूलम्ब फोर्स होती है आपकी K(q1q2/r²). सो यही चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको कि मान लीजिए दो चार्जेस मेरे पास रखे हुए, एक का चार्ज q1 है, दूसरे का चार्ज q2 है, दोनों r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। सो कूलम्ब्स लॉ यार यही कवर कर देते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल बात नहीं है। COULOMBS कूलम्ब्स लॉ। सो कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि दो चार्जेस रखे हैं मेरे पास, जैसे वहाँ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि दो मासेस रखे हैं हमारे पास, इसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ में हमारे पास दो चार्जेस रखे होंगे Q1 Q2 किसी डिस्टेंस पे रखे होंगे r डिस्टेंस पे। अच्छा, मैंने आपको वहाँ पे एक ग्रेविटेशन में एक बात समझाई थी यहाँ पे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दो मासेस हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है यहाँ पे, और वो दोनों r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। सो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी नेचर क्या होगी। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो जो F12 वेक्टर होगा वो F21 वेक्टर के इक्वल होगा विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, और वो ऑपोजिट साइन मतलब माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम कहते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट का मतलब है नेगेटिव साइन स्टेट्स करता है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। और मैंने आपसे बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ओके। उसी तरीके से मैंने आपको वहां पे ये भी समझाया था इसी का एग्जांपल लेके कि मान लीजिए दो चार्जेस हमारे पास एक Q1 Q2 है और दोनों किसी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाई इनका भी कुछ मास तो होगा, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है, सो यहाँ पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हाँ बिल्कुल लग रही होगी, लेकिन हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि भाई जो g की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक चीज़ का और ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि देखिए जो 10⁻⁻11 है इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था इस वहाँ पे, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो जिन लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है अपने आप को +4 दें, और आप थोड़े कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। पर जो लोग नहीं दे पाए तो यार ये जस्ट वैल्यू है, कोई बात नहीं, आपको याद हो जाएगी समय के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए। और इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट अ वैल्यू, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको ध्यान तो रखनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, ओके। सो आगे अगर मैं देखूँ इसमें, मैंने अब बताया, आप इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए -11 में जा रहा है, मतलब कितनी छोटी वैल्यू है। दैट्स वाई जो यहाँ पे कूलम्ब फोर्स लगेगा इस केस में, क्योंकि दोनों ही प्लस चार्ज हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे रिपल्सिव लगेगा। भाई सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इस वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो जो k की वैल्यू यहाँ पे आती है, मतलब इन जनरल जो यहाँ पे k की वैल्यू आती है,
इसको ये आती है 9 इंटू 10⁻⁹, ऑलराइट। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि 10⁹ है, कितना बड़ा है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। सो यही चीज है कि जो ग्रेविटेशनल और कूलम्ब फोर्स को डिफर करती है, कि अब आप खुद देख लीजिए कि कूलम्ब फोर्स ऑटोमेटिकली कितनी बड़ी हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। इस वजह से अगर हमें ग्रेविटेशनल भी देखना हो, हमें दिख रहा है कि भाई दोनों का मास कुछ ना कुछ तो होगा, उसके हिसाब से इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी है। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक कूलम्ब फोर्स भी लग रही है रिपल्सिव, तो ओवरऑल नेचर क्या हो जाएगा फोर्स का, वो हो जाएगा हमारा रिपल्सिव नेचर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कंसीडर किसको करके चल के, कूलम्ब फोर्स को। ग्रेविटेशन इतना कम होगा कि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं खैर कूलम्ब फोर्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको आगे, उसके एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह है सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअली यहाँ से, एक दो बार आया हुआ भी है क्वेश्चन यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये खास तौर पे ध्यान देने वाली चीज़ है। मैं आपको पहले बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ऑल्दो अगर आप स्टैट्स के हिसाब से देखेंगे, अगर पास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे तो उससे जस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये सिर्फ हाथी वाली बात हो गई कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है, और फिर आप कहेंगे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है इसको। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि यही एक बेस चैप्टर है फिजिक्स का हमारा। अगर ये चैप्टर क्लियर है तो फिजिक्स में काफ़ी सारा बेस हमारा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको आप कई बार रिवाइज करें, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। बहुत सिंपल चैप्टर है देखा जाए तो, और हम कोशिश करेंगे इस जर्नी में कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हूँ, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाते हैं हमारे। सो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड सिस्टम, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करी थी 11th क्लास में, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने आपको बताया कि एक स्पेस जिसमें कि कोई मासिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल को महसूस कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, वहाँ पे एक जो चार्ज पार्टिकल है वो उस फील्ड के अंदर अपने आप को मतलब या तो अट्रैक्टिव महसूस कर रहा है, रिपल्सिव महसूस कर रहा है। बेसिकली वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी स्पेस हो गया जहाँ पे कोई चार्ज कुछ फील करता है, ठीक है, रिपल्शन, अट्रैक्शन जो भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद गोस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगेन मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, और ग्राउंडिंग एंड इंड्यूस्ड चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं यहाँ मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, जैसे कि सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड, गोस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रो डायपोल। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मान लीजिए अगर आप पे टाइम का कभी कमी है और आपका अच्छे से रिवाइज चैप्टर नहीं है, तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रिवाइज करके ही जानी है, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार फिजिक्स में तो 4 है किसी भी तरह, और हम रैंक निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली एक अच्छी रैंक से हम फोड़ना चाहते हैं इसको, तो डेफिनेटली आपको अगर तो सारा ही पढ़ना पड़ता है। खैर फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर आपको अलग से मेंशन किए, हाईलाइट किए कि आप इनको तो कम से कम पढ़ के ही चाहिए। सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वट एवर रैंक यू एक्चुअली वेटिंग फॉर, ये आपको ज़रूर टॉपिक्स मदद करेंगे उसके अंदर। चलिए हमने यार इंट्रो देख लिया कि बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहाँ पे ऑलमोस्ट फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे इस अकेले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा तो होगा ये चैप्टर, पर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा।
चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि भाई चार्ज होता क्या है। चार्ज होता क्या है, आपने फील भी करा होगा कि हम बचपन में एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि भाई जो कंघा होता है उसको हम अपने, अगर हमारे हेयर में ऑयल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, तो उसको हम बाल पे से करते थे और फिर अपने हाथ पे पेपर्स काट के कुछ टुकड़े बिछा लेते थे और जब उस कंघे को हम उसके पास लाते थे तो वो उसे खींच लेता था। ठीक है, तो यानी कि उसमें चार्जेस डेवलप हो गए, तो उसके अपोजिट चार्जेस पेपर में डेवलप हो जाते थे जिसकी वजह से वो उसे अट्रैक्ट कर लेता था अपनी तरफ। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम बचपन में करते ही थे। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच अ बॉडी प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन जो आपके बोर्ड्स में डेफिनेटली काम आएगी और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेते हैं, सो उसके लिए डेफिनेशन बहुत परफेक्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। सो चार्ज यार एक हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके बेसिस पे है। सो आगे मैं इसमें बात करता हूँ कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कहीं कहीं मेंशन करते हैं कि एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है। अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको, जब मैं वेक्टर्स आपको डिस्कस करूंगा तो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो खैर इसमें तो हमें याद रखना है कि ये टेंसर नहीं, हम स्केलर ही देंगे। एनसीईआरटी सेज इट स्केलर क्वांटिटी एंड हम इसको स्केलर ही देंगे। मैंने स्केलर समझा रखा है कि किस बेसिस पे। मान लीजिए मेरे पास एक +3 क्यू है और एक -4 क्यू है, तो रिजल्ट कितना आ गया? -q आ गया। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मैं चार्ज और थोड़ी सी और चीज़ों के यहाँ पे डिस्कशन करूँगा आपसे। देखिए चार्ज का क्या है कि उसे हम उसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे। तो SI यूनिट इसकी हो गई कूलाम, ये आपको ध्यान में रखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। SI यूनिट चार्ज की क्या है? कूलाम। जैसे कि मैं कहूँगा 4 कूलाम चार्ज, 3 कूलाम चार्ज, इस टाइप से। तो CGS यूनिट इसकी स्टैट कूलाम होती है, मैंने इनमें रिलेशंस यहाँ पे लिख रखी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब्सोल्यूट कूलाम है। ये वैसे मैंने ऐसे लिख दिया है डाटा, अगर आप याद ना करना चाहें तो ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीज़। तो आप देख लीजिएगा कि एक कूलाम में जैसे कि 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं, एक एब्सोल्यूट कूलाम में 10 कूलाम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एक फराडे के अंदर 96500 कूलाम होता है। ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। इस पे बेसिस पे हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो केमिस्ट्री में होता है और फिजिक्स में भी आता है काम में, पर फिलहाल तो हमें इसको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यार ये डॉक्टर बनने में आपकी ज़रूर मदद करेगा फॉर्मूला। और ठीक है, चार्ज हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसमें आगे हम बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यार 3 टाइप की मेथड ऑफ चार्जिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें कि क्या क्या है? बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो 1 बाय 1